हम लोगों ने ये देखा है कि नेहरू रिपोर्ट या ब्रिटिश हुकूमत का ये वो छलावा था जिस छलावा के माध्यम से भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों को ब्रिटिश हुकूमत एक तरह से गुमराह करने को तैयार थी, जिसमें वो ये चाहती थी कि मैं हर हाल में भारतीयों को असफल घोषित कर दूं, मैं हर हाल में भारतीयों को असफल घोषित कर दूं। ये उसका मूल मानसिकता था। मूल मानसिकता यह है कि भारतीयों को असफल घोषित किया जाए। इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत ने जो खेल खेला, वो खेल का मूल भाव यही था कि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आओ और आकर के एकदम ऐसा दिखाओ, बतलाओ कि हम लोग इस बिंदु पर सहमत हैं। लेकिन यारा ये संभव नहीं था। लेकिन उस असंभव से काम को संभव कर दिखाया था मोतीलाल नेहरू ने। और डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर करीब करीब सहमति बन चुकी थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद इस पूरे प्रकरण को ले डूबा। जिन्ना की जिद क्या थी और मोतीलाल नेहरू का क्या कहना था, जरा इसको समझना। कहा कि यारा जब चुनाव होगा तो उन जगहों पर आरक्षण दे दिया जाएगा मुसलमानों को जहां उसकी आबादी कम है, और जहां आबादी ज्यादा है वहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार खड़ा करें। तो वहां का मुसलमान डिसाइड करेगा कि वो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को चुनाव जितवाती है या कांग्रेस को जितवाती है, इन पार्टियों को जितवाती है। मेरी बात को समझना, मुस्लिम बहुल इलाका में मुसलमानों को पृथक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, सीट रिजर्व नहीं होगा। सीट रिजर्व वहां होगा जहां पर मुसलमानों की तादाद कम है। तो उम्मीदवार जो जीतेगा तो मुस्लिम ही जीतेगा। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि ना, तुम हमको वहां भी दो जहां पर हमारी संख्या ज्यादा है। तो वही मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यार ऐसे अगर बात होगी तो हिंदू समुदाय भी हिंदू महाजन सभा भी मांग करेगा। और इसी तानातानी के बीच में ये जो नेहरू रिपोर्ट से मोहम्मद अली जिन्ना 100% अलग हो जाते हैं और अपनी मांगों से संबंधित ये 14 मांग हुकूमत के सामने रखता है, जो जिन्ना के 14 सूत्री मांग के रूप में जाना जाता है। तो ये जिन्ना के 14 सूत्री मांग को लेकर के क्या क्या मांगे थे, देखो ये जिन्ना की मांग है। फिर हम लोग आएंगे लाहौर अधिवेशन की ओर। सरकारी नौकरी में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, संविधान संशोधन प्रांत की सहमति से हो। संविधान संशोधन, संविधान का अमेंडमेंट अगर कोई करता है तो प्रांत से राज्यों से सहमत हो ले। केंद्र में और प्रांत में 1/3 मंत्री जो है मुसलमान हो। किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव ना पेश किया जाए जिसका किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका विरोध करें। मतलब कोई भी प्रस्ताव लाता है, 3/4 मेंबर अगर उसका विरोध करता है तो आपको प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और 14 सूत्री मांग को रखा। तो ध्यान रखना, ये इसके खतरनाक 14 मांगों में ये 4 मांगे बेहद खतरनाक और सांप्रदायिकता पर आधारित मांगे थी। तो नेहरू रिपोर्ट या 1929 की ये कालखंड की घटना है जहां पर जिन्ना ने 14 सूत्री मांगों को रखा था। अब जिन्ना के 14 सूत्री मांग के बाद आगे का जो कड़ी आता है वो कड़ी आता है लाहौर अधिवेशन। यार लाहौर अधिवेशन अनायास हुआ कोई अधिवेशन नहीं था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1922 के कालखंड के बाद जब गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और जब भारतीय युवाओं ने गांधी से इस बात की मांग की कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो गांधी ने तब कहा था भारतीय युवाओं से कि रचनात्मक काम करो, कंस्ट्रक्टिव वर्क करो। वो कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या था कि हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दो, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जोर दो, स्वच्छता अभियान चलाओ, कांग्रेस को लोकप्रिय बनाओ, करघा को लोकप्रिय बनाओ, ब्रिटिश हुकूमत के चाल और चरित्र को बताओ। यारा युवा मन कहां इन तमाम बातों को स्वीकार करने को तत्पर तैयार बैठा था। युवा शब्द को पलटोगे तो वर्ड वायु बनता है और वायु के चलने की कोई दशा और दिशा नहीं होती। और इन्हीं परिस्थितियों में ब्रिटिश हुकूमत को यह लगने लगा कि अब क्या किया जाए। तो अब क्या किया जाए, हालात कुछ ऐसे थे कि जिन परिस्थितियों में युवाओं ने हथियार उठाना स्वीकार किया और यहां से क्रांतिकारी आतंकवाद के एक नए दौर की शुरुआत होती है। और सच्चाई यही थी कि ब्रिटिश कालखंड के खासकर 1929 के कालखंड में क्रांतिकारियों का दबदबा और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ कांग्रेस रूपी संगठन से कहीं ज्यादा था।
ब्रिटिश हुकूमत इस बात को लेकर के भी घबराई हुई थी क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां चरम रूप को छूने ही वाला था या छू चुका था और उसका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर पड़ना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कल तक अपनी मांगों को, अपने अधिकारों की मांग करती थी, कलेजा इतना नहीं था कि वो आजादी की मांग को कर सके। इन्हीं तमाम बातों या यूं कहो कि क्रांतिकारियों का दबाव 1922 के बाद या 1920 में हुए असहयोग आंदोलन के बाद पनपी हुई राष्ट्रीयता का परिणाम, 1928 में साइमन आयोग के विरुद्ध हुए धरना प्रदर्शन के कारण भारत में राष्ट्रीयता की कोई कमी नहीं थी। फैली हुई इस राष्ट्रीयता का ही परिणाम था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी अपनी सोच और अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन लाना पड़ा और इन्हीं तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए 1929 में लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया। मैं पुनः दोहरा दूं, लाहौर अधिवेशन अनायास उठाया हुआ कोई कदम नहीं था, बल्कि 1920-22 के बाद भारत में फैली हुई, तेजी से फैली हुई राष्ट्रीयता की भावना का परिणाम था। दूसरा बड़ा प्रभाव था, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी जोर पकड़ ली थी, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां इतना तेजी पकड़ चुका था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अब कांग्रेस रूपी संगठन से कहीं ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा। यही कारण था, या यूं कहो कि ये वो मूल कारण था जिसके कारण लोगों के जेहन में भारत में कांग्रेस के प्रति आस्था टूटती चली जा रही थी, क्योंकि ये भिखमंगा वाली जो राजनीति थी, अधिकारों की मांग थी, वो मांग रहा था। क्रांतिकारी गतिविधि वाले लोग सीधे तौर पर आजादी की मांग कर रहे थे। और इन्हीं परिस्थितियों में 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाहौर के रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 प्रस्तावों को पारित किया और ये तीनों अनमोल मांगे थी ब्रिटिश हुकूमत से। या यूं कह सकते हो कि कांग्रेस के द्वारा ऐसी मांगों को मांगा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देख सकते हो। पहली चीज कहा कि अब हमको पूर्ण आजादी से कम कोई भी चीज स्वीकार नहीं होगा, माने हमको चाहिए आजादी, चाहिए खुल्लम खुल्ला आजादी चाहिए। दूसरी मांग इसकी थी कि जब तक आजादी मिल नहीं जाती 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और तीसरी इन लोगों की मांग थी, वो मांग यह थी कि महात्मा गांधी, प्रस्ताव था, मांग नहीं प्रस्ताव था, कि महात्मा गांधी कोई भी जन आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया। कब? 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन। 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया कब? तो लाहौर अधिवेशन में। वो प्रस्ताव 3 कौन कौन से थे? उन प्रस्तावों में बोले, पूर्ण आजादी से कम कोई भी चीज स्वीकार नहीं होगा, पूर्ण आजादी से कम कोई भी चीज स्वीकार नहीं होगा। दूसरी मांग है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और तीसरा था और महत्वपूर्ण था कि गांधी कोई भी आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। ये 1929 की कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के 3 प्रस्ताव थे। यही तभी लाहौर के रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था, ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध अपराध होगा। सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, निर्वेंकर, जोगले, जवाहरलाल नेहरू आदि पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे कि अब हमें पूर्ण आजादी से कम कोई भी चीज स्वीकार्य नहीं होगा। तो ये प्रपोजल था 1929 का। और इस 1929 के अधिवेशन में महात्मा गांधी को भी एक अधिकार दिया जाना, और वो अधिकार कि आप कोई भी आंदोलन को आरंभ कर सकते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रपोजल था, एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था। यही कारण था कि 1930 में, अब 1929 का कालखंड समाप्त होता है, तो 1930 की घटना क्या होगी? तो 1930 की सबसे बड़ी जो घटना थी वो थी पहली बड़ी घटना कि 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने पहला आजादी दिवस मनाया था। और यहीं से गांधी एक नई रणनीति के तहत काम करते हैं, जो भारत के इतिहास के पन्नों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिस पर चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। जय हिंद, जय भारत।